नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोब्स पर। सबसे पहले एक कड़वी सच्चाई जो है मैं आप लोगों के सामने रख देता हूं, क्योंकि हम लोग बात करने वाले हैं कि इंडिया यूएसए और चाइना के साथ में कैसे कंपीट कर सकता है। क्योंकि यूएसए और चाइना के बीच में सुप्रीमेसी को लेकर बड़ा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। इस बीच इंडिया जो है वो अपने आप को कैसे साबित कर सकता है। लेकिन सेशन में आगे बढ़ने से पहले एक सच्चाई मैं आप लोग के सामने रखता हूं। भारत के अंदर जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो हमेशा उस पर्दे के पीछे छिप जाती है और कहती है कि भारत की जनसंख्या ही इतनी ज्यादा है, क्या हम लोग सबके लिए रोजगार जो है वो पैदा कर सकते हैं, क्या सबको हम लोग एम्प्लॉयमेंट जो है वो दे सकते हैं। और इस बात का हवाला देते हैं कि हम लोग ये जो बड़ी जनसंख्या है इसमें कुछ को ही जो है हम लोग स्किल कर पाएंगे। ये बात गलत है। भारत का जो ह्यूमन है वो वाकई में स्किल को सीखना चाहता है। वो चाहता है कि हम लोग इकोनॉमिकली जो है वो स्ट्रेंथ करें, ग्रो करें। लेकिन होता क्या है, उसको वोट बैंक के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो सबसे पहले जो ह्यूमन है उसको ह्यूमन कैपिटल के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाकर हम लोग वो सपना देख सकते हैं कि यूएसए और चाइना के साथ में कंपीट कर सके। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि अगर जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनको ये पता लग जाता है कि इंडियन जो सिटीजन है वो स्किल्ड हो चुका है, तो वो हमको कम प्राइस में बहुत बेहतरीन काम नहीं करवा पाएगा। अभी क्या होता है कि हमारे पास में वो तमाम स्किल्स नहीं हैं, तो क्या होता है कि वो हमसे काम तो करवा लेता है लेकिन पेमेंट जो है वो कम करता है। अब आपको बात समझ में नहीं आ रही होगी, मैं इजी भाषा में शब्द जो है आपको समझाता हूं। हमारे भारत के अंदर ऐसे कितने लोग हैं जो कि फ्रीलांसिंग करते हैं? बहुत कम लोग होंगे ना। गांव के अंदर जाइए, वहां पर अगर आप लोग कहेंगे कि सर फ्रीलांसिंग जो है वो करनी है, तो कोई समझ ही नहीं पाता है, क्योंकि बेसिकली नॉलेज की कमी है। आज देखिए कि भारत के अंदर यूथ जब वर्क करना शुरू करता है, काम करना शुरू करता है, तो लगभग 25 साल तक तो वो अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड रहता है। उसके बाद में कुछ स्किल सीखता है और उस पर काम करता है, और इसकी स्किल छोड़िए वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करता है और गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड हो जाता है। और सरकार भी चाहती यही है, क्योंकि गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड होगा तो गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग जो है उसको मूव कर सकती है। ये कड़वी सच्चाई सुनकर जो है थोड़ा सा आप लोगों को मेरे प्रति जो है ऐसा लग रहा होगा, नहीं यार सर जो है नेगेटिव हमारे सामने अप्रोच रख रहे हैं। ये सच्चाई है। लेकिन अब हम आते हैं अपने पॉइंट के ऊपर, क्योंकि सच्चाई जो मैंने रखी है उस पर ही बात होने वाली है। बेसिकली हम लोग चाइना और यूएसए के बीच में जो बैटल छिड़ा हुआ है इसमें अपने आप को साबित करना चाहते हैं, और साबित करने के लिए हमारे पास में बहुत सारे कुछ पॉइंट हैं। अगर वाकई में उनके ऊपर वर्क कर लिया तो 2030 में हम लोग बराबर पहुंच जाएंगे और 2060 के अंदर उनसे आगे निकल जाएंगे। किस प्रकार निकलेंगे, क्या सॉल्यूशन है, उसके बारे में जिक्र हम लोग करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप में से तमाम वो लोग जो कि अपने जीवन में बहुत बेहतर करना चाहते हैं, अपने सपनों को बहुत ऊंची उड़ान देना चाहते हैं, तो आप लोगों को काम करना पड़ेगा अपने ऊपर। भारत के अंदर सबसे ज्यादा यानी कि इंटरनेट देखिए फैसिलिटी सबके पास में है, इसीलिए एक एडिक्शन का वो शिकार हो चुके हैं। और उसी एडिक्शन से बाहर निकालने के लिए, पॉर्न के एडिक्शन से बाहर निकालने के लिए 75 डेज का चैलेंज जो है मैं आप लोगों के साथ में बराबर जो है वो निभाता रहूंगा। 5 जनवरी से हम लोग इस कोर्स को शुरू करने वाले हैं। 5 जनवरी से लेकर अगले 75 डेज मुझे दे दीजिए आप, और अपने अंदर जो सुधार आप लोग पाएंगे वो वाकई में ड्रास्टिक होगा। बहुत बड़ा चेंज आपके अंदर होगा और आप जैसा चाहेंगे वैसा आप लोग कर पाएंगे। बस आपको ये एडिक्शन जो है वो छोड़ना है, और इस एडिक्शन को छोड़ने के लिए हम लोग 75 टेक्निक्स जो हैं वो आप लोग के सामने रखेंगे, जिनमें से बहुत सारी टेक्निक्स आप लोग के ऊपर वर्क करेंगी। 75 जो रियल लाइफ स्टोरीज हैं वो आप लोग के सामने रखी जाएंगी, और हर दिन आपको एक चैलेंज दिया जाएगा और उस चैलेंज को आपको कंप्लीट करना है। और धीरे धीरे जैसे हम लोग 75 डेज का हार्ड चैलेंज कंप्लीट कर लेंगे तो फिर आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से एक जीवन के अंदर सुधार देखने को मिलेगा। लेकिन एक मौका मुझे देकर देखिए, मैं आप लोगों की जीवन के अंदर बहुत कुछ चेंज जो है वो करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, आप लोग इस कोर्स के साथ में जुड़ सकते हैं। कोड यूज करना है चैलेंज, जिससे आप लोग को डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर ये कोर्स अवेलेबल होगा। 5 जनवरी से शुरू होने वाला है, उससे पहले लेंगे तो ये कोर्स जो है 350 रुपीज में आप लोगों के लिए अवेलेबल है। ठीक है, टेलीग्राम चैनल है दीपक इंदौरा ऑफिशियल, आप लोग यहां पर जुड़ जाइए। लेक्चर की पीडीएफ आप लोग को मिलेगी और कोई भी इंस्ट्रक्शन होगा मैं आप लोगों के लिए यहां पर प्रोवाइड करवा दूंगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इकोनॉमी की। मैं आप लोग के सामने इकोनॉमिक जो सेक्टर है उसके बारे में बात करूंगा, जियोपॉलिटिक्स के बारे में बात करूंगा, और फाइनल कंक्लूजन के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले यहां पर देखिए 2011 की बात करेंगे। इंडिया ने 2011 के अंदर 7% कंट्रीब्यूशन जो है वो जीडीपी के अंदर दिया था, ग्लोबल जीडीपी के अंदर।
यूएसए जो है वो 23% पर है, जबकि चाइना जो है वो 17% पर है। आप लोग इन आंकड़ों को ध्यान रखिएगा, क्योंकि 2011 से जैसे हम लोग 2030 पर स्विच करते हैं तो यूनाइटेड स्टेट्स की जो जीडीपी कंट्रीब्यूशन है वो कहीं ना कहीं हमको थोड़ा सा कम होती दिखाई देती है, वो लगभग 18% पर पहुंच रही है। इंडिया का ग्रो कर रहा है, वो 11% पर आ चुका है। चाइना जो है वो 28% है। मतलब देखिए, चाइना और इंडिया जो है वो ग्रो कर रहे हैं, लेकिन यूएसए नीचे की तरफ जा रहा है। रीजंस मैं आप लोग को समझाऊंगा। यहां पर देखिए 2060 के अंदर पूरा जो पासा है वो पलट चुका है। यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो 16% पे आ चुका है, जो कि भारत लगभग यहां पर था। ठीक है, इंडिया जो है वो 18% पर आ चुका है, और चाइना देखिए, चाइना 28% पर है। मतलब ये तो मान के चलिए कि अगर हमारा कंपटीशन है तो पहले चाइना के साथ में रहेगा, फिर यूएसए के साथ में रहेगा। तो पहले हम लोग चाइना के ऊपर बात करेंगे। तो चाइना जो है वो 2060 तक लगभग नंबर 1 पे रहेगा, इंडिया नंबर 2 पर, और यूएसए को हम लोग पीछे छोड़ने वाले हैं नंबर 3 पर। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि हमने जर्मनी को, ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, और अब आगे आने वाले समय में और भी जो है वो अपने आप को साबित कर देंगे। 2022 की इस रिपोर्ट को देखिए, यूएसए जो है वो टोटल जीडीपी के अंदर 25.46 ट्रिलियन डॉलर जो है इकोनॉमी रखता है, नंबर 1 पर है। उसके बाद में हम लोग बात करें चाइना की, 18.1% के साथ में नंबर 2 पर है ट्रिलियन डॉलर्स के अंदर, परसेंट नहीं है, ये ट्रिलियन डॉलर है, 18 ट्रिलियन डॉलर। ठीक है, इंडिया जो है वो लगभग आप मान के चलिए 3.5 ट्रिलियन डॉलर जो है इंडियन इकोनॉमी है। हम चाहते हैं कि 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी को बन जाए अगले कुछ सालों के अंदर, 2025 तक तो बन ही जाएंगे, है ना। लेकिन हमको बहुत वर्क करने की जरूरत है। तो पहले हम लोग कंपीट करेंगे किसके साथ में? चाइना के साथ में। अच्छा, 3 लाइंस आप लोग को दिख रही हैं। ये जो आप लोग ऑरेंज कलर की लाइन देख रहे हैं, ये वाली, ये तो है इंडिया की, हमारे प्यारा भारत की। ठीक है, उसके बाद में ये जो ब्लू कलर की आप लोग लाइन देख रहे हैं, ये किसकी है? चाइना की लाइन है ग्राफ के अंदर। और सबसे ये देखिए, ये वाली लाइन जो है वो किसकी है? यूएसए की है। अब यूएसए की हालत देखिए आप, 2020 के अंदर, 2020 में जब कोविड का समय था तो नेगेटिव के अंदर, 0 से लेकर यहां पे नेगेटिव है। तो इंडिया देखिए -5.8%। ठीक है, उसके बाद में यूएसए -2.8%। लेकिन इस समय भी चाइना जो है वो पॉजिटिव ग्रोथ रेट के साथ में आगे बढ़ रहा था। तो 2020 के अंदर देखिए, 2021 में इंडिया जो है उछाल मारता है 9.1% पर, वापस इंडिया नीचे की तरफ आता है। लेकिन 2023 में देखिए, अभी एट प्रेजेंट यहां पर यूएसए देख लीजिए, चाइना देख लीजिए और इंडिया देख लीजिए, कौन आगे है? इंडिया है। किसमें? ग्रोथ रेट के अंदर। और 2024 में हालत देख लीजिए, यहां पर यूएसए धीरे धीरे डाउनफॉल की तरफ जा रहा है। मतलब ये ऑटोमेटिक जो है वो यहां पर अब मात खा जाएगा। क्यों? यूएसए के जितने भी प्रोजेक्ट थे दूसरे देशों के अंदर, वो सब फेलियर की तरफ बढ़ रहे हैं। खासतौर पर इजराइल, खासतौर पर यूक्रेन, खासतौर पर अफगानिस्तान, ये तमाम देशों के अंदर इसके फेलियर जो है हमको देखने को मिल रहे हैं। इंडो पैसिफिक जो ओशन है, वहां पर भी हम लोग बात करने वाले हैं किस तरीके से इसने मात खाई है। तो हम लोग देख पाएंगे कि इंडिया जो है वो ग्रोथ रेट के अंदर नंबर 1 पे है, चाइना नंबर 2 पर है, और यूएसए जो है वो 1% के साथ में तीसरे नंबर पर है। यही नहीं, और सुनिए, आईएमएफ की बात सुनिए। जितनी भी ये टर्म जो है जीडीपी की टर्म्स, इसमें यहां पर हम लोग और फरमाएंगे। यहां पर देखिए, चाइना और इंडिया कंपैरिजन करिए ग्रोथ रेट के अंदर। अगर यहां पर इस डेटा को देखें तो ये 2023 का डेटा है, ये वाला। देखिए ग्रोथ रेट के अंदर इंडिया आगे है ना। हर में देखिए, सभी में इंडिया जो है वो आगे है और चाइना पीछे है। इसका मतलब है कि इंडिया जिस पाथ पे जा रहा है, जिस रास्ते पर जा रहा है, वो रास्ता तो सही है, बस उस रास्ते को थोड़ा सा हमको छोटा करना पड़ेगा। वो बहुत लंबा रास्ता है, थोड़ा छोटा करना है। अपने ह्यूमन कैपिटल जो है इसके ऊपर वर्क करना है। अच्छा, अब देखिए थोड़ा सा हम लोग बेसिक्स के ऊपर बात कर लेते हैं। बेसिक्स क्या है? सेक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लेबर फोर्स। जो हालत चाइना की 2007 के अंदर थी, वो हालत भारत की जो है वो 2021 के अंदर है। कैसे? चाइना का 41% जो लेबर फोर्स है वो वर्क कर रहा था किसमें? एग्रीकल्चर के अंदर। 27% जो है वो इंडस्ट्री के अंदर है, और 32% जो है वो सर्विस में है। लेकिन वो स्थिति भारत के अंदर 2021 में आती है, क्योंकि 44% एग्रीकल्चर, क्योंकि यहां पर देखिए वहां पे कितना था? 41, 2021 में इंडिया में 44, फिर इंडस्ट्री के अंदर 25, 31 सर्विसेज के अंदर। तो मतलब हम लोग कितने साल पीछे हैं चाइना से? चाइना से कितने साल पीछे हैं?
2007 के अंदर तो ये था, 2021 के अंदर ये आ गया, तो आप लोग ये मान सकते हैं कि लगभग 14 साल जो है वो हम लोग पीछे हैं किसे, चाइना से। तो ज्यादा समय नहीं लगेगा चाइना को पीछे छोड़ने के अंदर। अच्छा, यहां पर देखिए पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन, ये इसके अंदर थोड़ा सा हम लोग किसमें है, बहुत डाउनफॉल के अंदर है। देखिएगा मतलब वर्क कहां कहां करना है वो हमको समझना है। यहां से चाइना, द फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इज 66% इन 2007 बट इट हैज डिक्लाइंड 61% 2022 के अंदर, मतलब पहले से कम हुआ है। भारत में भी यही हालात हैं। फीमेल जो पार्टिसिपेशन रेट है वो कितनी है, लोअर 830 यानी कि 30% है 2007 के अंदर, 2007 में, जो कि और कम हुई है 2022 के अंदर 24%। तो यहां पर इस डेटा से हमको पता लग रहा है कि चाइना और इंडिया में दोनों में कम हुआ है, लेकिन अगर चाइना और इंडिया कंपेयर करें तो 61% कहां पर है और 24% कहां पर है। तो हमको अगर चाइना से कंपीट करना है तो कम से कम अपने लेबर वर्कफोर्स के अंदर वुमेन्स का जो पार्टिसिपेशन है इसको इंक्रीज करना पड़ेगा। और इंक्रीज कैसे होगा, वुमेन जो एजुकेशन है या मेन स्ट्रीम के अंदर हर जगह जो है वो वुमेन पार्टिसिपेशन को बढ़ाना पड़ेगा, तब जाकर जो है हम लोग इस चीज के अंदर आगे ग्रो कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं जियोपॉलिटिक्स की। आखिरकार आज जिस मुद्दे पर अहम मुद्दा जो है वो जियोपॉलिटिक्स ही है। सबसे पहले यूएसए की बात बताता हूं। यूएसए जितने भी ये देश हैं, इजराइल, यूक्रेन, इंडो पैसिफिक के अंदर जितने भी ये देश हैं, उसको एज ए मार्केट समझता है। वो चाहता है कि मेरे हथियारों की खपत जो है वो कैसे हो सकती है। जैसे F-16 जो विमान है वो पहुंचा था पाकिस्तान के पास में, जितने भी हथियार हैं इजराइल के पास में पहुंच रहे हैं, यूक्रेन के पास में पहुंच रहे हैं। यूक्रेन को क्या कहा, तुम लड़ो, हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं। क्यों, हम लोग हथियार देने के लिए खड़े हैं भाई। तो यूएसए ने एज ए कैपिटलिस्ट कंट्री यूक्रेन को एक मार्केट समझा, लेकिन ज्यादा दिन जो है वो ये चाल चलने वाली नहीं है। ठीक है, मतलब वो कहां कहां वर्क करेगा, वो यूक्रेन में वर्क करेगा, वो इजराइल में वर्क करेगा, वो गल्फ कंट्रीज में वर्क करेगा, वो इंडो पैसिफिक में वर्क करेगा, है ना, वो या साउथ चाइना सी के अंदर जाके वर्क करेगा। कहां कहां जो है वो काम करेगा, कहीं ना कहीं तो फेलियर होगा। इसीलिए उसका पैसा जो है वो यहां पर खप रहा है धीरे धीरे। जहां पर फेलियर है वहां पर वेस्ट है पूरा पैसा, इसलिए उसकी इकोनॉमी जो है वो भी डाउन जा रही है। ठीक है, जियोपॉलिटिक्स को हम लोग समझते हैं। सबसे पहले आप लोग ये समझिए कि यूएस और चाइना के बीच में टेंशंस हैं। टेंशन क्यों है, किस रीजन से है, सुप्रीमेसी को लेकर, कि आखिरकार इस विश्व का लीडर जो है वो कौन बनेगा। यूएसए ने चाइना की हुआवे जो कंपनी थी इसको बैन कर दिया था, ये तो आप लोग को पता होगा। बैन क्यों किया था, रीजन क्या थे, चाइना की जो कंपनी थी वो बहुत ज्यादा ग्रो कर रही थी यूएसए के अंदर। अब यूएसए को ये लगा कि हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है वो कहीं भी बूम नहीं कर पा रही है, इसलिए उसको बैन कर दो और हमारे प्रोडक्ट को आगे कर दो। ये यूएसए की पॉलिसी है। ठीक है, अच्छा भारत की बताता हूं। भारत के अंदर चाइनीज प्रोडक्ट जो है वो धीरे धीरे बैन हो रहे हैं। चाइना ने इसको ये कहा कि यार भारत हमारे प्रोडक्ट बैन क्यों कर रहा है, क्योंकि चाइना से एक्सपोर्ट बहुत होता था हमारे इंडिया के अंदर, है ना, बहुत खपत होती थी। तो यूएस और चाइना के बीच में जो टेंशन्स हैं वो 2024 के अंदर और ज्यादा जो है वो बढ़ेंगी, या फिर हम लोग कह सकते हैं कंटिन्यू हो सकती है। ठीक है, अच्छा इस बीच में क्या हुआ, यूएसए ने सभी यूरोपियन कंट्रीज को यह कहा कि रशिया के ऊपर बैन लगा दो। जैसे ही यूएसए ने यह कहा कि यूरोपियन कंट्रीज जो है वो रशिया के ऊपर बैन लगाए, तो रशिया उछल के चाइना की गोदी में आके बैठ गया। अब वो चाइना के पिछलग्गू जो है वो बन चुका है। हर वक्त वो चाइना से बात करेगा, हर वक्त जो है वो पाकिस्तान से बात करता है, क्योंकि उसको और कोई जगह मिल ही नहीं रही है, क्योंकि वो चाइना को, पाकिस्तान को, इनको भी मार्केट समझता है। तो हर कोई जो है वो मार्केट के पीछे भाग रहा है। तो देखिए यहां पर समझने की कोशिश कीजिएगा, जैसे सैंक्शंस ऑन चिप्स, ठीक है, जो चिप मेकिंग होती है, सिलिकॉन चिप, उसके ऊपर, और खास तौर पर ताइवान का जो मुद्दा है उसमें बार बार जो है यूएसए ये कहता है, यूएसए क्या कहता है कि ताइवान जो है वो अलग देश है, ताइवान जो है अलग देश है, क्योंकि जब अलग देश होगा तो ताइवान और चाइना के बीच में लड़ाई होगी, और यूएसए जो है वो सप्लाई किसको करेगा अपने वेपन्स, ताइवान को। तो वहां पर खपत कहां पर होगी, ताइवान के अंदर खपत होगी, और इकोनॉमी किसकी बढ़ेगी, यूएसए की बढ़ेगी। लेकिन कहते हैं कि पोल खुलते जो है वो देर नहीं लगती है, और चाइना किस पर वर्क करता है, वन चाइना पॉलिसी के ऊपर वर्क करता है। तो यहां पर ये बात जो है वो आपको समझ में आ रही होगी। चलिए अब बात करते हैं हम लोग पॉलरिटी के ऊपर। बिफोर 1939 यानी कि 1939 और 1944 के बीच में जो वर्ल्ड वॉर सेकंड चला था, उससे पहले देखिए
बाइपोलर कंट्रीज थी, यूएसए और रशिया का राज था। जैसे ही 1939 1944 के बाद में कोल्ड वॉर का जब समय आया, तो तब से लेकर 1991 तक भी जो है बाइपोलर कंट्री जो है वो बनी रही, जिसमें एक तरफ कैपिटलिस्ट कंट्री जो था उस पर राज कर रहा था यूएसए, जबकि कम्युनिस्ट कंट्रियों पर राज कौन कर रहा था? रशिया। लेकिन 1991 के अंदर जैसे ही इसका फेडरेशन का यहां पर टूटना होता है, तो फिर यूनिपोलरिटी जो है वो कन्वर्ट होती है और उसका सरताज होता है यूएसए। 1991 से लेकर लगभग आप मान के चलिए कि 2007 तक यूनिपोलरिटी का बादशाह जो है यूएसए रहा है। लेकिन धीरे धीरे ये यूनिपोलरिटी जो है वो क्या हो गई? डेड के अंदर कन्वर्ट हो गई। और चेंज किस में हो गई? मल्टीपोलरिटी के अंदर, मतलब बहुध्रुवीय देश के अंदर कन्वर्ट हो गई। अब कोई सरताज नहीं है, अब मतलब जो अपने आप को साबित करेगा वही सरताज है। और इसी बीच जो है चाइना अपने आप की सुप्रीमेसी जो है वो निर्धारित करने के लिए यहां पर आ जाता है। मोदी जी ने स्टेटमेंट कहा था क्या? दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर। लेकिन ये बात कहीं ना कहीं क्या होती है? गलत साबित होती है। ये वॉर का ही समय चल रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच में वॉर, इजराइल और गाजा के बीच में वॉर है ना। तो ये बेसिकली जियोपॉलिटिक्स है। अब इंडिया को अगर अपने आप को यहां पर साबित करना है यूएसए और चाइना के इस दौड़ भाग के अंदर, तो बेसिकली क्या करना पड़ेगा? इस जियोपॉलिटिक्स को समझना पड़ेगा कि इनको लड़ने दीजिए आपस के अंदर। हम किस पे वर्क करेंगे? हम किस पे वर्क करेंगे? हम लोग वर्क करेंगे इसके ऊपर। आईफोन जो कि पहले इंडिया के अंदर केवल 5% मार्केट शेयर इंडिया के अंदर जो है डिस्ट्रीब्यूट करता था, अब वो बढ़कर कितना हो चुका है? 25% हो चुका है। हम लोग वर्क करेंगे इसके ऊपर। हमारी इकोनॉमी इससे बढ़ेगी, ना कि लड़ने से बढ़ेगी। ठीक है। अच्छा, आगे के लिए वे फॉरवर्ड क्या है? किस पर वर्क करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले इंक्रीज इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज। हमको जो है इन्वेस्टमेंट जो है वो बिजनेसेस के अंदर बढ़ाना पड़ेगा। शॉर्ट में मैं बात करूंगा पॉइंट्स पे। बूस्ट करना पड़ेगा एक्सपोर्ट को, और वो बूस्ट कब हो पाएगा? तो जब हम लोग एक्सपोर्ट की ड्यूटीज जो है उसको कम कर देंगे। फिर एनहेंस फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, जिसके बारे में ऑलरेडी मैं बात कर चुका हूं। पॉइंट्स नोट कीजिएगा आप लोग, है ना। फिर देखिए, जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन फॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग। मतलब हम लोग कहते हैं बेरोजगारी है। जो बेरोजगार है उसको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर स्किल्ड करके, कैसे स्किल्ड करके या सेमी स्किल्ड करके उसको यहां पर पुट करना है। और जब उसने एक बार वर्क पार्टिसिपेशन यहां पे दिखा दिया, इकोनॉमी जो है वो ग्रो करेगी। मेंटेन ए कंडक्टिव इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट। एक ऐसा क्लाइमेट डेवलप करना है जहां पर हर कोई जो है इन्वेस्टमेंट करना चाहे। जैसे मान लीजिए कि टेस्ला को यहां पर आना है, लेकिन टेस्ला घबरा रहा है कि कल को हमारा प्लांट बंद हो गया तो फिर क्या करेंगे? नहीं, इसको एक ऐसा एनवायरनमेंट देना है तो इजीली जो है वो इन्वेस्टमेंट यहां पर कर सके। ठीक है। फिर है एम्फसाइज एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। इस पर वर्क करना है। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया कि हमको चाइना से अगर कंपीट करना है तो स्किल्स के ऊपर वर्क करना पड़ेगा। फिर है स्ट्रेंथ इंफ्रास्ट्रक्चर। अब बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो कि भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं, लेकिन हमारे यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वो फैसिलिटीज नहीं है, है ना। इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क करना पड़ेगा। फोस्टर रीजनल एंड इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, जैसे ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं वो हम लोग करने पड़ेंगे। एक्सपांड मार्केट एक्सेस हम लोग करना पड़ेगा। तो बहुत सारे ऐसे पार्टिसिपेशन हैं जहां पर अपने आप को साबित करना पड़ेगा, तब जाकर हम लोग इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर जो है आगे निकल सकते हैं। चलिए, आप लोगों के लिए एक बेहतरीन कोर्स जो है वो डिजाइन किया गया है। 5 जनवरी से शुरू होने वाला है। 75 डेज हार्ड चैलेंज है। और हार्ड चैलेंज का मीन समझते हैं आप क्या होता है? हार्ड चैलेंज का मीन्स ये होता है कि आपको अगले 75 डेज तक वो आदत जो है, वो एडिक्शन छोड़ना पड़ेगा और अपने स्किल्स के ऊपर वर्क करना पड़ेगा। तब जाकर जो है वो आपका एडिक्शन छूटेगा और अपने आप को आप परिवर्तित कर पाएंगे। 75 टेक्निक्स जो है मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। 75 चैलेंजेस हैं, 75 रियल लाइफ स्टोरीज है। डेली आपको सेशन मिलेगा और मैं रेगुलर आप लोगों को फॉलो करूंगा। आप लोगों को जो है कोड यूज करना है चैलेंज, जिसके बाद में आप लोगों को डिस्काउंटेड प्राइस में कोर्स अवेलेबल हो जाएगा। 5 जनवरी से शुरू होने वाला है और 350 रुपीज जो है वो इसके डिस्काउंटेड अभी चार्ज हैं, बाद में जो है वो बढ़ सकते हैं। आप लोग मुझे टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, दीपक इंद्रा ऑफिशियल। यहां पर लेक्चर की अपडेट्स और पीडीएफ जो है वो अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, एक बार मुझे मौका देके देखिएगा, मैं आप लोगों की जिंदगी जो है उसको चेंज करने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।